हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैंने कल आपसे एक वादा किया था कि हम लोग जो है यूपीएससी मेंस के लिए एक नज़र प्रोग्राम लेकर के आएंगे। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। एक नज़र प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो आप देख पा रहे होगे एक नज़र प्रोग्राम हूँ, आज पहला दिन है तो इसको लेकर के आया हूँ मैं। तो आप इसको देखिए कि किस तरह से यूपीएससी के मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैंने 2013 का प्रश्न उठाया है, इसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप ये मत सोचना कि ये जो है प्रश्न को मैं हल कराऊंगा या इसकी फ्रेमिंग बताऊंगा। मैं यहाँ पर कुछ भी आपसे नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न को केवल दिखाऊंगा। इसमें दिखाने का तात्पर्य क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि दिखाने का क्या मतलब है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। तो आप खुद भी देख सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। मैं आपको हमेशा ये बोलता रहा हूँ कि आप खुद से पढ़िए। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हो सकता है उनके पास बुक्स ना हो, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है कि आप लोग कह तो देते हो कि देख लेते हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं देखते। तो अगर मोबाइल जिनके पास है तो वो इन प्रश्नों को देखें। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग प्रीलिम्स में एक नज़र प्रोग्राम चलाया था मैंने, उसमें मैंने 2023 तक पेपर करा दिया था दोस्तों। थोड़ी सी व्यस्तता थी मेंटरशिप प्रोग्राम में, इस कारण से मैं जो है उसको नहीं 2025 तक करा पाया था। लेकिन अब जो है मैं पूर्णतः यूट्यूब पर आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ और सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। बस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप दोस्तों स्वयं से पढ़िए। आपने इस बार का पेपर देख लिया होगा तो आपको स्वयं समझ में आ गया कि जब तक हम स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तब तक यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि आप कब तक कोचिंग के मटेरियल, कोचिंग के भरोसे रहोगे? आप अपना व्यू तो बनाइए। आप अपना व्यू आप क्या कर रहे हैं कि दूसरों की कोचिंग को देखते जा रहे हैं, कोचिंग में जो चर्चा करी जा रही है उन्हीं व्यू को आप अपनी राय बना लेते हैं। और यूपीएससी आप स्वयं की राय पूछना चाहता है। जब आप स्वयं की राय पूछता है तो आप बता नहीं पाते हो उसको। तो असफलता तो सीधी सी बात है कि आप यूपीएससी के हिसाब से नहीं ढलोगे। कोचिंग मंडी में दूसरे की नकल करके अगर चीज़ों को पूरा करोगे तो कहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसलिए हम जो है यूपीएससी मेंस के लिए प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिससे क्या हो कि आप मेंस के प्रश्नों को देखें, कुछ टॉपिक्स भी तैयार करें। यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक्स भी लिख दिए हैं यहाँ पर कि जैसे संगम साहित्य है, तांडव नृत्य है, ठीक है, मंदिर वास्तुकला है। ठीक है, मंदिर वास्तुकला में हम चोल वास्तुकला को इसी बहाने पढ़ लेंगे। देखिए आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस 2 बार 3 बार पढ़ रखोगे, लेकिन आप यूपीएससी मेंस और यूपीएससी प्री के टॉपिक्स को मिला करके चीज़ों को पढ़ोगे तो आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ पाओगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड के लिए ही तो मैं ये टॉपिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों फायदा मिलेगा। और ये क्लासें रुकेंगी नहीं, आप विश्वास करिए, ये क्लासें रुकेंगी नहीं। और आपको एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ने के लिए हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा आपसे कोई लाभ नहीं है, ठीक है, कि मतलब यूट्यूब है तो खैर अलग चीज़ें हैं, पढ़ाई पर हम फोकस करते हैं। तो हम चलते हैं आपको जिस तरह से प्रीलिम्स में हम पीवाईक्यू की नज़र में यूपीएससी के व्यू को पीवाईक्यू की नज़र से हम देखना चाह रहे हैं, तो वैसे हम मेंस के भी पीवाईक्यू देख करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग अलग हमारा उत्तर लेखन प्रोग्राम मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने क्या किया था, उत्तर लेखन प्रोग्राम में हमने आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ आपका पॉलिटी नहीं, गवर्नेंस मैंने ख़त्म किया था। तो गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स मैंने उत्तर लेखन कराए थे। अब मैं आगे चल करके और भी टॉपिक्स आप लोग बताओगे तो हम स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी स्टार्ट कर लेंगे या अलग जो भी आप लोग सजेस्ट करोगे वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर लेखन में मैं तो ये सब कराऊंगा जितने भी चीज़ें यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ इनको सबको मैं वहाँ उत्तर लेखन प्रोग्राम में मैं ठीक से चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या करना है कि हमें सिर्फ पढ़ना है। चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि हमको अपनी सीमाएं तय करनी है। सिलेबस मैंने अच्छे से डिस्कस कर ही दिया था, आप पीछे जाकर के वीडियो मेरे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आप सीमा में रहोगे, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना फालतू, सीमा में रह करके बाहर जाकर कुछ नहीं पढ़ना है कि आप इधर भी पढ़ रहे हो उधर भी पढ़ रहे हो। आपको इसकी परिधि में रहना है, इसी सीमा में रह करके चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, इतना आप करिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हम चलते हैं, पहला प्रश्न आपको देखते हैं। तो इतिहास का मैंने उठाया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इतिहास के टॉपिक्स को उठाया है। तो इतिहास के प्रश्नों को अभी हम चर्चा करते हैं, मतलब 2013 के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना 2013, तो 2013 में जो प्रश्न आएंगे वो हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट पेपर को उठाया तो अभी हम इतिहास देख रहे हैं, फिर भूगोल को देख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी को देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक्स भी तैयार हो गए और हमारी तैयारी भी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने टॉपिक्स दे दिया, अब ये टॉपिक्स आप तैयार कर लेना। 5 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स आप आराम से तैयार कर लोगे तो आपका अच्छा खासा तैयार भी हो गया, रिवीजन भी हो गया और मेंस के उत्तर लेखन की प्रैक्टिस भी होगी। तो आप इन 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो स्वयं से। ठीक है, और बाकी तो मैं उत्तर लेखन प्रोग्राम में आपको अच्छे से करा करके दूंगा ही। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, बिल्कुल धीमे से,
क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे आप भारत को देखोगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ दक्षिण भारत के इतिहास को मोटा मोटा ऐसे पकड़ना है, ठीक है। यूपीएससी आपसे एग्जैक्टली नहीं कुछ पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न में एग्जैक्टली कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य। अब संगम साहित्य तो उसने इंडिकेट कर दिया कि आपको संगम साहित्य को देखना है, ठीक। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास उठाओगे, ठीक, राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए। अब दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से संगम साहित्य राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, इस प्रश्न में बोल रहा है, ठीक है। उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। इसका मतलब संगम साहित्य क्या कर रहा है, अब तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको कैसे इसका उत्तर लिखना है, तुरंत फ्रेमिंग आपकी सेट हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पर फ्रेमिंग नहीं कराऊंगा, केवल आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे प्रश्नों को देखना है, केवल एक नज़र। ये प्रोग्राम क्या है, एक नज़र में देखना है, तो एक नज़र में चीज़ों को देखना है, अपनी सीमाएं तय करनी कि हमको इस सीमा के बाहर नहीं जाना है। इसीलिए मैंने सिलेबस का भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप सिलेबस को भी देख लेना, एक बार और ले आऊँगा सिलेबस। बाकी इस तरह की शब्दावली के लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, टिप्पणी कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सिलेबस मैं अलग लिख रहा हूँ, इसको लिख करके बढ़िया से मैं इसकी व्याख्या करूंगा, ठीक है। तो बाकी आप जो इसको देखिए, तो क्या कह रहा है कि इसका मतलब दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए कौन, संगम साहित्य। ये दक्षिण भारत के इतिहास से इतना, राजनीतिक इतिहास में इतना उपयोगी नहीं है जितना कि ये सामाजिक और आर्थिक इतिहास में। तो आप जैसे ही आप लिखोगे तो पहले भूमिका बनाओगे, तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर देनी, ठीक है, मोटा मोटा संगम साहित्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए फिर हम धीरे से संगम साहित्य की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर संगम साहित्य के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो लिखा जाता है उत्तर, इससे ज़्यादा की डिमांड नहीं है दोस्तों, 200 शब्दों में लिखना है। ज़्यादा ज्ञान बगारोगे, ज़्यादा ज्ञान लिखोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आपने भूमिका में क्या लिखी, इंट्रो में आपने संगम साहित्य के बारे में या दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए तुरंत आ जाना है, टू द पॉइंट लिखना है 200 शब्दों में। फालतू की चर्चा करोगे 2 शब्द खत्म हो जाएंगे, 2 पेज में आपको लिखना आंसर। तो सामाजिक इतिहास के बारे में आपको बताना है, सामाजिक स्थिति के बारे में किसके, संगम काल की, ठीक है, जिसमें चेर चोल पांड्य का इतिहास है। फिर इसके साथ साथ आर्थिक इतिहास के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में आपको वर्णन करना है, वर्णन करना लिखना है, एक एक शब्द को पकड़ना, वर्णन करता है, ठीक है, टिप्पणी कीजिए, आर्थिक सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है, कौन, संगम साहित्य। तुरंत जैसे आप अंदर से बोलोगे तो शब्द निकल के आएगा, कौन करता है, संगम साहित्य करता है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, कौन उपयोगी नहीं है, संगम साहित्य उपयोगी नहीं है। इस तरह से जब आप प्रश्नों को देखोगे, थोड़ा समय दोगे, तो आपके अंदर से खुद ही ज्ञान निकल के आएगा। जब आपने 5-6 बार सब्जेक्ट को पढ़ रखा होगा तो ये चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी। तो ऐसे ही दोस्तों इसको देखना है। 30 प्रश्न को इस तरह से देखिए, बाकी ये शब्दावली में चर्चा कर दूंगा, आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, इसी बहाने आपकी मेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं उत्तर लेखन प्रोग्राम आपका बहुत अच्छे से कराऊंगा दोस्तों, विश्वास रखिए। ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। पिछले साल हमारे पास टीम नहीं थी, अभी भी टीम नहीं है, लेकिन अब हम उस समय मेंटरशिप में बिजी थे, इसलिए कारण से वहाँ पर आपकी सेवा उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप लोग ऐसे सहयोग करोगे तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो खैर, यहाँ दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को देखना है। जो बिगनर है, 17-18 साल के बच्चे हैं, वो कोचिंग में न जा करके पहले ही इन प्रोग्राम को देखिए, फिर आप कोचिंग ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करिएगा, या स्वयं से पढ़ सकते हो तो क्यों कोचिंग। अब आप ये प्रश्न देखते नहीं हो, पीवाईक्यू ना प्री के देखते हो ना मेंस के देखते हो, इसीलिए तो मैं प्रोग्राम लेकर के आया कि पहले आप पीवाईक्यू, प्री, मेंस और प्लस सिलेबस को देख लीजिए। जैसे आप इनको देख लोगे, इसके बाद आप तय करिए कि मैं जब स्वयं से कर लेता हूं तो मैं क्यों कोचिंग ज्वाइन करूंगा। अब तो आपका यूट्यूब अवेलेबल है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है। अब आपको ये मॉड्यूल कोर्स है, मान लो साइंस टेक आपको समझ में नहीं आता, या इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, उसके लिए कोचिंग कर लो, बाकी चीजें के लिए क्यों फालतू समय व्यर्थ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आप प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, और इसके साथ साथ प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन आपको देखने। तो मैं क्वेश्चन आपको यहीं पर दिखवा रहा हूँ। इसी तरह से मैंने पिछले साल प्री का भी क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। अब मैं मेंस के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, प्री का फिर से 2.0 प्रोग्राम लेकर के आऊंगा, एक नज़र, ठीक है। तो अब चर्चा है, यहाँ पर बात करते हैं। आरंभिक मतलब शुरुआती, तुरंत एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आरंभिक भारतीय शिलालेखों में, अब देखिए शिलालेखों मतलब पत्थर में, सामान्य तरीके से सोचना है। पत्थर में अंकित मतलब कि दर्ज है, अंकित है, पत्थरों में कोई चीज है, पत्थरों पर लिखी गई है, ठीक है। पत्थर पर लिखी तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। अब तांडव नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो एक टॉपिक आपका तांडव नृत्य हो गया। मैंने यहाँ पर भी इसको भी लिख दिया है। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको, आर्ट एंड कल्चर में
ठीक है। तांडव नृत्य के बारे में आपको पढ़ना है, तो तांडव नृत्य के बारे में आपको विवेचना करनी है। अब ये शब्दावली में मैं बाद में चर्चा कर दूंगा कि टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, ये सब शब्द आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, 2013 का है। इसमें 2 भाग कर दिए उन्होंने, ए और बी। इनको 100-100 शब्दों में लिखने हैं, 5-5 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर का पूरा एक प्रश्न हुआ करता था, जिसमें 5 नंबर का एक दूसरा प्रश्न है और 5 नंबर का एक दूसरा प्रश्न है। ठीक है, मतलब पहला और दूसरा 2 प्रश्न इसमें कर दिए। फिर मंदिर वास्तुकला, तो पहले आपको मंदिर वास्तुकला के बारे में पता होना चाहिए। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो आपने पहले तांडव नृत्य के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बस आपको विवेचना करनी, थोड़ा सा लिखना है 100 शब्द में, मतलब एक पेज में आपका आंसर हो जाना चाहिए। मान लो ये पेज है, तो यहाँ ऐसे लिखते लिखते यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 200 शब्द का उत्तर 2 पेज में आ जाता है, बहुत ज़्यादा 2 पेज, थोड़ा सा और पेज तीसरा ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। अब चोल वास्तुकला का स्थान कैसा है? उच्च है। क्यों उच्च है, वही तो पूछना चाह रहा है, विवेचना कीजिए। यहाँ कह रहे हैं ना, मंदिर वास्तुकला के विकास में, मंदिर वास्तुकला का जब विकास हो रहा था उसमें चोल वास्तुकला का स्थान कहाँ पर है? उच्च स्थान है, मतलब कि ऊपर स्थान है। ऐसा क्यों है? तो जैसे कि दक्षिण भारत में आप बृहदेश्वर मंदिर देख लोगे, ठीक है, और चोल साहित्य में जैसे राजा राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने जो मंदिरों को विकास करवाया, तो उन विकास, जो मंदिरों का विकास कराया, उसी विकास के बारे में बस आपको लिखना है। तो इसका मतलब आपको मंदिर वास्तुकला और जिसमें विशेषकर चोल वास्तुकला के बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये पहला आपका संगम साहित्य पढ़ना है, दूसरा तांडव नृत्य आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है, तीसरा आपको मंदिर वास्तुकला पढ़ना है। ठीक, फिर हम चौथे पे आते हैं। अब क्या कह रहा है? आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर। इसका मतलब कि आयु जिनकी कम है, ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से महिलाओं के बारे में बोल रहा है। फिर लिंग और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही। मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाएं थीं, उन्होंने अलग अलग बंधनों को तोड़ते हुए, जैसे कि आयु के बंधन को तोड़ा, लिंग के बंधन को तोड़ा और धर्म के बंधनों को तोड़ते हुए, उनसे हट करके उन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो इसके बारे में टिप्पणी करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है, मतलब विवेचना करनी है 200 शब्दों में। ठीक है, तो भारतीय महिलाओं का योगदान आपको बताना है। तो भारतीय महिलाओं में आप जैसे 1857 की क्रांति में कौन कौन सी महिलाएं थी, उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा कर सकते हो। फिर आगे आओगे तो आपको और आगे जैसे 1947 का योगदान में, 1947 का जब देश आज़ाद हुआ उस समय की महिलाओं के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी बीच में कस्तूरबा गांधी के बारे में भी लिख सकते हो, उनका क्या योगदान था। ठीक, एनी बेसेंट का नाम लिख सकते हो, सरोजिनी नायडू के बारे में लिख सकते हो, 1857 के बाद से क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप देखोगे, पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम लाइन नहीं दे रहा कि आप 1857 का बताइए कि 1947 का बताइए, तो आपको धीरे से एक सीक्वेंस में लिखते हुए कि पहले कौन थी, बाद में कौन थी, इस तरह से एक सीक्वेंस में लिखोगे तो एग्जामिनर को ये लगे कि आपने एक व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को पढ़ा है और उसकी आप जो है विवेचना कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको लिखना है। तो ऐसे अनेक विदेशियों में, चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ मैंने टॉपिक लिख दिया है यहाँ पर, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की भूमिका। इसे यूपीएससी हमेशा पूछता है, आगे में भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर, भारत में आकर के बसे और विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब क्या हो रहा था कि देश को आज़ाद कराने में केवल भारत के व्यक्ति तो थे ही थे, ठीक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तो थे, इसके साथ साथ कुछ विदेशी भी थे, जैसे एनी बेसेंट का योगदान आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, तो वो आकर के भारत में रुके और भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे एक व्यक्ति थे पॉल रिचर्ड करके थे, पॉल रिचर्ड, उनका भी योगदान है। ऐसे बहुत सारे विदेशी हैं, उनका भी, मैं तो यहाँ पर कुछ ही उदाहरण आपको बता सकता हूँ। एक मीरा रिचर्ड थी, ठीक है, उनका भी योगदान है। तो ये इस तरीके से 2-3 लोग हैं जिनका आप यूज करते हुए, ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बस नाम एक आध ये पता हो, थोड़ी सी भूमिका पता हो, आराम से आप लिखने की कला आती हो, आराम से कर सकते हो। मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, अलग से इनकी सबके बारे में बढ़िया से उत्तर लेखन 200 शब्द में लिख करके आपको मॉडल आंसर दूंगा। आप उसको पिछले साल के मेरे वीडियो देख लीजिए जा करके। आप जैसे जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल में, उसमें कोर्स वाले में पढ़ा हुआ है, आप देख करके खुद ही जान जाओगे कि मैंने कैसे पढ़ाया, कैसे समझाया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आप उत्तर को इसको देखिए, इसी तरीके से हम वो प्रोग्राम चलाएंगे तो उसको भी देखते रहना, आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विदेशियों का क्या योगदान था, जो भारत में बस करके विभिन्न आंदोलन में भाग लेते रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ विदेशों में, जहाँ ब्रिटेन की संसद थी, अब भाई यूरोपियों में ज़्यादातर इंग्लिश कौन थे, यूरोपीय कंपनियाँ आकर के भारत में आई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हमारा शोषण किया। तो ये संसद, जब वहाँ पर संसद बैठक होती थी तो वो भी भाग लेकर के भारत का पक्ष रखते थे। तो उनका सबका योगदान धीरे धीरे आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अनेक प्रकार से
लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब देखिए यहाँ पर व्याख्या कीजिए, क्या करें, इंग्लिश में जरूर देख लिया करिए, इलेबोरेट करना है आपको, बताना है 2 शब्दों में, ठीक है। तो आधुनिक भारत की नींव रखी। अब कई लोग तुरंत आ जाएंगे कि तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। लेकिन आप सकारात्मक पक्ष में इसको देखोगे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है, यूपीएससी इसीलिए ऐसे रखता है, प्री में भी ऐसे घुमाता है, मेंस में भी घुमाता है, लेकिन मेंस में समझ में आ जाता है, प्री में समझ में नहीं आता हम उत्तर, क्योंकि वहाँ पर चैलेंज ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमको सीधे 5-6 लाख लोगों को काटना है, बाहर करना है, ठीक है। तो इसलिए मेंस में कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जो है आराम से आप निकाल सकते हो मेंस को, ठीक है। तो अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो आधुनिक भारत की जब नींव रखी तो उन्होंने क्या क्या किया। अब जैसे देश में जैसे कि रेलवे का विकास हुआ, उसी समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रोड सड़क निर्माण हुआ, पीडब्ल्यू का विकास हुआ, नहरों का विकास हुआ, वही तो आधुनिक भारत का नींव है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक को लिख दिया, लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब देखिए क्या था पहले भाई, आधुनिक भारत कब होगा, मॉडर्न कोई चीज़ क्या होगी, जैसे आज 1990 के दशक को देख लो और वर्तमान में 2025-26 को देख लो, मान लो 26-27 को देख लो, या 26 को देख लो, तो उस समय में अब पीछे के वर्षों को देखोगे तो ये क्या लगेगा, प्राचीन लगेगा, मतलब पुराना लगेगा, और ये आपका मॉडर्न लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आज इंटरनेट अवेलेबल है, उस समय ईमेल के द्वारा बातचीत हुआ करती थी, डाक के द्वारा बातचीत हुआ करती थी। आज क्या है, आज आपके पास क्या है, मोबाइल है, तुरंत व्हाट्सअप किया, चीज़ें बहुत तेजी से। तो पहले के काल से आज के काल में अंतर समझ में आता है कि ये जो 2026 है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसके मुकाबले, 1990 के मुकाबले, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है, आधुनिक की बात अगर करेगा तुरंत शब्दावली, देखिए सब चीज़ आप नॉलेज से क्वेश्चन को नहीं लिख पाओगे, कुछ कॉमन सेंस भी पता होना चाहिए। इसी तरह प्रीलिम्स में भी कॉमन सेंस पता होना चाहिए आपको। हालांकि 2026 के पेपर को आप अपना पैमाना मत सेट कर लेना, इसके पहले के 2025 से 1979 से लेकर के 2025 तक के पेपरों को बार बार देखना है आपको और चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, पहले सड़कें जो है मिट्टी की हुआ करती थी, तो पीडब्ल्यूडी का विकास हुआ, अंग्रेजों ने किया। पीडब्ल्यूडी के विकास से क्या हुआ, सड़क निर्माण होना शुरू हुआ, तो हम आधुनिक हुए। पहले मिट्टी की सड़कें थी, अब हम सड़क में काम करने लगे। अब चीज़ें जो है पहले बैलगाड़ी से हुआ करती थी, अब सड़क बन गई, इसके साथ रोड में गाड़ियाँ चलने लगी, मोटर गाड़ियाँ चलने लगी। इसके साथ साथ नहरों का विकास हुआ, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को लिखना है, नहरों का विकास हुआ तो सिंचाई पद्धति तेज हुई, कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ, ठीक है। इसी तरह सोच सोच के लिखना है। ये तो कॉमन चीजें हैं जो लिखी जा सकती हैं, ये कहीं आपको कहीं किताब में भी नहीं मिलेंगी, तो आप आराम से उत्तर लेखन लिख सकते हो। ये यूपीएससी खुद आपसे डिमांड करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप सब चीज़ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आप सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जो डाक का विकास हो गया, डाक संचार एवं डाक, भाई टेलीफोन का विकास हुआ, संचार एवं डाक का विकास हो गया। ये चीज़ें जो है क्या हो गई, पहले क्या होता था, एक व्यक्ति लेकर के जा रहा है और साइकिल मतलब किसी बैलगाड़ी से या किसी और माध्यम से जाकर के डाक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है सूचना को, ठीक है। अब क्या हो गया कि रेलवे का विकास हो गया, सड़कों का विकास हो गया। तब क्या है, पहले जो है 2-3 दिन में, मान लो कि महीने लग जाते थे डाक को भेजने में, अब 15 दिन में ही पहुंची जा रही है, ठीक है। इस तरीके से यही तो मॉडर्न है, पहले की अपेक्षा आज मॉडर्न है। अभी आप 2070 तक आप पहुंचोगे, तो अब 2026 से तुलना करोगे तो 2050-2070 आपको आधुनिक लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है दोस्तों आप चीज़ों को। तो ये 5 प्रश्न मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। इसी तरीके से हम अभी, मैंने आज पहला दिन था इसलिए मैंने कम प्रश्न लिए। ऐसे में 2013 का आप कहोगे, कोशिश करोगे तो मैं 2013 के एक बार में ही पूरा प्रश्न डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2014 का, इसे 2025-26 तक हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलते चलते तब तक 2026 का मेंस हो जाएगा, तो मेंस उसका भी डिस्कस कर देंगे। इसके साथ साथ उत्तर लेखन का भी प्रोग्राम हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, चीज़ों को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। और उत्तर लेखन और किसी के नज़रिए से अपने आप को मत जांचना, ठीक है। आप खुद में सर्वोच्च हैं, आप खुद में चीज़ों को पढ़िए, खुद से चीज़ों को पढ़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। खुद की अपनी राय बनाइए, ये नहीं कि कोई कोचिंग वाला आपको बताई दे रहा है वैसे ही सोचने लगे। आप खुद से सोचो। इस बार का पेपर आप खुद निकाल के देखो कि अगर आप खुद से पढ़ते तो हो सकता था कि आप पेपर निकाल लेते, लेकिन आपने क्या किया कि हम दूसरे के भरोसे रह करके सोचने लगे, समझने कि वो बोल देते कि ऐसा पढ़ लो, वो बोल देते ऐसा पढ़ लो। ये यूट्यूब से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, ठीक है। हालांकि मैं आपको यूट्यूब में बता रहा हूँ, लेकिन आप कुछ ही वीडियो आपको ऐसे मिलेंगी। मैं यहाँ पर जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझिए और आगे बढ़िए। मैं खुद से पढ़ने के लिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आप खुद से पढ़िए। खुद से पढ़ोगे तो ही पेपर निकलेगा, नहीं तो कोचिंग मंडी के पीछे भागोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो खैर यही तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।